हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग अपने एक्सरे वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर चैप्टर का हेडिंग देखें तो उसमें पहला वर्ड है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर कहने का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब इस नए चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, उन चेंजेज में क्या एनर्जी निकलते हैं, किस लॉ से वो एनर्जी गवर्न होता है, क्यों डिसइंटीग्रेट होता है, रेडियो एक्टिविटी किस वजह से, मतलब ये वजह तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन टाइम के बाद कितने बचेंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस किसी भी एटम का कोर होता है, और ये बात रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि न्यूक्लियस एक पॉइंट साइज है और सारा का सारा मास और चार्ज वहीं पे कंसंट्रेट है। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग वही लिखेंगे, इट इज द कोर ऑफ एन एटम। इट इज द कोर ऑफ एन एटम वेयर total mass and positive charge is concentrated। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इसको डिस्कस किए भी थे, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया गया था। बात आ रही है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करी जाए तो ये, अगर आपका न्यूक्लियस वैसे पॉइंट साइज का होता है, लेकिन हम दिखाने को थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, और इसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, ये के सेल, एल सेल, एम सेल, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और यहां तक हम लोग एटम मान ले रहे हैं। एटम कहने का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके बियॉन्ड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक एटम और यहां से लेकर यहां तक न्यूक्लियस। मतलब ओवरऑल अगर यहां से यहां तक की बात करी जाए तो ये पूरा एटम चल रहा है और उसके बीच में थोड़ा सा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भरे होते हैं। पहले न्यूट्रॉन बना लेते हैं, फिर प्रोटॉन बना लेते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, क्योंकि इतना छोटा इसका साइज होता है कि इसको पता कर पाना कि कैसा पैटर्न है पॉसिबल नहीं है। यहाँ से निकलने वाले डिफरेंट रेडिएशंस को ऑब्जर्व के, स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करके बस इसके अंदर की बनावट को सोचा जा सकता है कि ऐसा होगा। कैसा है कोई देखने नहीं गया अभी तक। तो न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसको लिख लीजिए, nucleus consists of proton and neutron। nucleus consists of proton and neutron। जॉइंटली इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस के भीतर जो भी है, न्यूक्लियस एक घर है, उसके भीतर जो भी एंटिटी मिलेंगे उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और चूंकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तो इनको हम लोग एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जॉइंटली दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो अब अगर सोडियम के बारे में देखा जाए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। तो अगर पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये तो आप पहले से जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 11 है। यहाँ जो दिखाया जाता है वो एटॉमिक नंबर, मतलब टोटल कितने प्रोटॉन की संख्या है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो
तो ये 23 माइनस 11, ये सब आप लोग केमिस्ट्री में पहले से जानते हैं, मतलब 12 न्यूट्रॉन है। और ये जो 23 है ना, यही टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब न्यूक्लियस के भीतर में टोटल कितनी संख्या है। तो ये प्रोटॉन भी अंदर है, ये न्यूट्रॉन भी अंदर है, तो टोटल संख्या 23। तो सोडियम के केस में न्यूक्लियॉन्स की संख्या 23 है। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए कि किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये भी हम लोग बचपन से ही यूज कर रहे हैं। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, यहाँ Z और यहाँ A। Z को कहते हैं एटॉमिक नंबर और इसको कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, और न्यूक्लियाई भी कह लेते हैं। अब अगर रेडियस की बात की जाए तो इसके रेडियस को एग्जैक्टली माप पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो इस रेडियस को अगर हम Rn लिख रहे हैं न्यूक्लियस को, और एटम के रेडियस को अगर R एटम लिख रहे हैं, तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर है, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर है, जबकि रेडियस ऑफ एटम इसका ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में है। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि इनका रेशियो क्या है, तो एटम का रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस, ये n का मतलब न्यूक्लियस है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15, तो ये हो जाएगा 10⁻5। 10⁻5 कहने का मतलब है 1 लाख। मतलब हम कह सकते हैं कि एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से 1 लाख टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ज्यादा होता है। तो ये सब सारे के सारे डायमेंशंस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता। एक बार इसको मैक्रोस्कोपिक पे सोच के देखिए, अगर उसी रेशियो को मेंटेन किया जाए तो वैसे में अगर हमारा न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर का होता तो हमारा एटम 1 लाख सेंटीमीटर, कहने का मतलब 100 किलोमीटर का होता। समझिएगा इस बात को। ठीक वही रेशियो को, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो रेशियो है, उसको हम मैक्रोस्कोपिक में कंपैरिजन करवाने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस का रेडियस 1 सेंटीमीटर होता तो वैसे केस में एटम का रेडियस 1 लाख सेंटीमीटर, कहने का मतलब 100 किलोमीटर होता। तो आप समझिए रेडियस और न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का रेडियस एंड एटम के रेडियस में किस तरीके का रिलेशन है। पर ये 1 सेंटीमीटर नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे डायमेंशंस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं। 10⁻⁻15 इसको फर्मी मीटर कहते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहिए। फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर FM बोलते हैं, इसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ये 10⁻⁻15 मीटर का रेंज होता है। तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का रेडियस फर्मी मीटर के रेंज में है। अब अगर इसके बनावट की बात करी जाए, किसी न्यूक्लियस के बनावट की बात करी जाए, तो उसके अंदर आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं कि प्रोटॉन, प्रोटॉन का सबसे पहले डिस्कवरर का नाम, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। डिस्कवरर गोल्डस्टीन साइंटिस्ट का नाम है। स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसके चार्ज की, ये मास की बात करी जाए,
एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक बार हम डेटा चेक कर लेते हैं। वन 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हाँ, या फिर 1.00727 AMU। AMU के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 के एक न्यूक्लियॉन का जो मास है उसी को हम लोग AMU कहते हैं। तो अगर AMU के टर्म में लिखा जाए तो ये 1.00727 AMU है। अगर इसके ऊपर चार्ज की बात करी जाए तो इसके ऊपर चार्ज प्लस E होता है, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसके सिंबल की बात करें, इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, तो ये कुछ प्रोटॉन है, एक चार्ज और एक मास। ये चार्ज स्पेसिफिक चार्ज होता है और ये मास स्पेसिफिक मास होता है। तो अभी आपको ये सब पहले से मालूम होगा कि स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं और स्पेसिफिक मास किसको कहते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज कहने का मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहने का मतलब 1.6 10⁻⁻, निगेटिव नहीं लगा देना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक वैसे ही एक टर्म होता है स्पेसिफिक मास। स्पेसिफिक मास कहने का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक चार्ज और स्पेसिफिक मास डिवाइड करते हैं। ये बहुत बार यहाँ पे न्यूक्लियॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन भी लिख देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर ही होता है और ये AMU में होता है। तो जब आप ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये Z, तो Z कायदे से स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो दिस इज Z। और जब यहाँ पे आप लिख रहे होते हैं A, तो ये स्पेसिफिक मास होता है, मतलब यहाँ पे Z ये आपका स्पेसिफिक चार्ज रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि हम लोग एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो A है इसको हम लोग स्पेसिफिक मास के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग एटॉमिक मास या मास नंबर के टर्म में जानते हैं, एटॉमिक मास। अब बात है कि एक AMU, ये सब आप सारी चीजें केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एक AMU किसे कहते हैं? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया। वैसे तो आप किसी भी एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान सकते थे, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना, डिवाइडेड बाय 12। क्यों 12? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 12 न्यूक्लियॉन है। ये जो भी आएगा इसको एक AMU कहते हैं। और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.0066 के आसपास आता है। ये एग्जैक्ट फिगर तो कभी हमको याद नहीं होता। 1.66 इंटू 10⁻⁻27, 1.66
इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप याद रखिएगा। तो प्रोटॉन के डिस्कवरर गोल्डस्टीन, मास 1.00727 AMU या फिर 1.6726 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो। अच्छा, प्रोटॉन के बारे में ठीक वैसे ही न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मालूम होना चाहिए। न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से लिखेंगे, ठीक है। अगर इनके डिस्कवरर की बात की जाए तो उनका नाम था चैडविक। अगर मास की बात करी जाए तो इसका मास स्लाइटली ज़्यादा है प्रोटॉन के मास से, तो ये 1.6747 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगर AMU में देखूं 49 है, 866 ये 49 है। और इसको अगर लिखना है तो 1.00826 AMU, बुक में तो यही दे रखा है 866 AMU, 866 AMU। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, बस प्रोटॉन ये 1.67 याद रखिएगा। इसके बियॉन्ड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबका मास मेंशन रहता है, तो आप अननेसेसरी का डेटा याद करके टाइम बर्बाद मत कीजिए। वो क्वेश्चंस का पार्ट होता है, ये सब दिए जाते हैं। अगर इस पे चार्ज की बात करें तो ये तो न्यूट्रल पार्टिकल है, तब तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल। और अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल न्यूट्रॉन, इसका स्पेसिफिक चार्ज कुछ भी नहीं क्योंकि न्यूट्रल है, और मास की बात कर लें तो वो 1। ठीक वैसे ही थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन का भी होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन को हम लोग सिंबल ई दिया करेंगे। अगर डिस्कवरर की बात कर लें, डिस्कवरर, तो उनका नाम था थॉमसन, जे थॉमसन, ये डिस्कवरर हैं। अगर इसके मास की बात करूं तो इसका मास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। AMU में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर चार्ज की बात करूं, स्पेसिफिक चार्ज, तो ये -1 है, या फिर अगर टोटल चार्ज की बात कर लूं तो -1.67 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और सिंबल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, चार्ज -1, इफेक्टिवली इसका मास 0 लेते हैं। क्यों 0 लेते हैं कि ऑलमोस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 18,040 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के सामने, ये न्यूट्रॉन के मास या प्रोटॉन के मास की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना ज़्यादा है। तो इन दोनों के मास को अगर हम 1 कंसीडर कर रहे हैं तो इसके मास को 1 डिवाइडेड बाई 1840, तो दिस विल टेंड टू 0, बहुत छोटा वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं और इसे लिखते हैं। इफेक्टिवली कोई मास नहीं दिखाते हैं सिंबल में। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास मास है नहीं, स्पेसिफिक मास है 1 डिवाइडेड बाई 1840, पर ये वैल्यू बहुत छोटा आएगा, इसलिए हम लोग उसको 0 ही लिखते हैं। अब वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहिएगा। एक और इंफॉर्मेशन है कि एक फ्री न्यूट्रॉन एंड एक फ्री प्रोटॉन, फ्री कहने का मतलब आइसोलेटेड, मतलब किसी भी तरह के इंटरेक्शन से दूर हैं, तो वैसे केस में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो मतलब आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, एन आइसोलेटेड प्रोटॉन इज मोर स्टेबल देन
आइसोलेटेड न्यूट्रॉन। अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो थोड़ा अजीब लगेगा कि प्रोटॉन का मास कम है और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब छोटा भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल है एक न्यूट्रल पार्टिकल से। तो इसका रीज़न है, जब आप न्यूक्लियस की बात करेंगे ना तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। अब सोचिए अगर ये आइसोलेटेड है तो वैसे केस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटेगा, पर न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है तो ये मास बढ़ा तो नहीं सकता ना, इसलिए टूट ही नहीं पाएगा। जबकि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है तो ये टूटकर छोटे मास में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है छोटे मास में जाने का, क्योंकि मास कभी भी कम करके एक्स्ट्रा मास को एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। जबकि इसके पास मास ही कम है तो बढ़ा तो नहीं सकता ना, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, प्रोवाइडेड इट इज आइसोलेटेड। ध्यान रहे आइसोलेटेड है तब ऐसा केस है। अगर आप युकावा थ्योरी की बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, पर हम लोग अक्सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी में आएंगे तो देखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ब्रेक हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ब्रेक हो रहा है। तो उन्होंने पहली बार बताया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ब्रेक हो जाता है प्लस एक युकावा पार्टिकल है प्लस युकावा पार्टिकल को उन्होंने पाई पार्टिकल बोला था, पाई मेजॉन्स। इसका उन्होंने नाम भी बताया था, पाई मेजॉन्स। पाई मेजॉन्स मतलब न्यूट्रॉन एक पाई मेजॉन को एब्जॉर्ब करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस में। ठीक वैसे ही न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाए एक प्रोटॉन में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव पाई मेजॉन आना चाहिए। तो ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चला जाता है, साथ ही साथ एक पॉजिटिव पाई मेजॉन रिलीज कर देता है, न्यूट्रॉन वैसे ही प्रोटॉन में चला जाता है और एक नेगेटिव पाई मेजॉन रिलीज कर देता है। तो ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। इस युकावा ने पहली बार बताया थे और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इस पार्टिकुलर ये दो फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में उन्होंने पहली बार बताया था ना, इसलिए। पर अपने काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका बार बार यूज करते रहेंगे। हम लोग बस इतना यूज करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जब भी एक्सेस होगा तो न्यूट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा, या फिर अगर न्यूट्रॉन एक्सेस है तो प्रोटॉन में ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे ब्रेक होता है ये पहली बार युकावा ने अपने बहुत सारे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के थ्रू दिखाया था, और कुछ इस तरह की बात बताई कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ ही पाई मेजॉन रिलीज करता है। ठीक वैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो नेगेटिव पाई मेजॉन रिलीज करती है। तो इसको एक बार आप जल्दी से लिख लीजिए। तो एक छोटा सा रिजल्ट है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कहने का मतलब NuCleus। इसको लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और फाइनली बताया गया कि एक रेडियस का न्यूक्लियस एक कांस्टेंट इनटू उसका एटॉमिक मास टू द पावर 1/3 इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहाँ पे R0 एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसका वैल्यू समथिंग भूल चुके हैं हम, 1.3 फर्मीमीटर। R0 इक्वल्स 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर ये कह लीजिए 1.3 फर्मीमीटर। R ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। A मास नंबर एज यूजुअल A मास नंबर है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस पता कर सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन का रेडियस पता करना है न्यूक्लियस का तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अगर सोडियम का रेडियस पता करना है तो यहाँ पे 23 रख दीजिए। अगर आयरन के न्यूक्लियस का रेडियस पता करना है तो यहाँ पे 56 रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हम रैंडमली कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेते हैं XAZ, और अगर इसके डेंसिटी को अगर रो कह रहे हैं तो डेंसिटी बराबर टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। टोटल मास
एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी टोटल संख्या ए के बराबर है, और हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन के लिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर लेंगे, एक्सेप्ट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में हम लोग मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो मास डिफेक्ट निकालते वक्त इन दोनों का मास अलग अलग लेना पड़ेगा। अदरवाइज जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वहां पे सब जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर लेंगे। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो टोटल ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं और एक का मास m के बराबर है, इसलिए उस न्यूक्लियस का टोटल मास a इंटू एम होना चाहिए। और नीचे वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, और एक न्यूक्लियस का रेडियस हम लोग जानते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे am डिवाइडेड बाई ये 3 ऊपर और नीचे हो गया 4 पाई r0 क्यूब इंटू ए कैंसिल हो गया, तो 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r0 क्यूब जहाँ पे m आपको मालूम है, इसको आप लीजिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जनरली यही लेते हैं। पाई का वैल्यू जानते हैं, r0 दे दिया गया है, सॉल्व करके देख लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये डेटा एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 3 के आसपास लिखा है ये तो, पर जब हम सॉल्व किए थे तो मेरा ये आ रहा था, तो इसके आसपास आता है 2.3 इंटू 10⁻17, 7 नहीं है, ये 17 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर पूछेगा भी तो आप मास बाय वॉल्यूम करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप हर छोटे छोटे डेटा को याद नहीं करेंगे। ये वो डेटा नहीं है जो कि आपको आगे किसी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, तो बेहतर है इसको सॉल्व ही कर लीजिए जब भी एग्जाम में आए, और ये मेरे हिसाब से कभी पूछेगा ही नहीं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जब आप डेंसिटी निकाल रहे हैं किसी न्यूक्लियस का, अननोन सा एलिमेंट x है जिसका z और a, ये दो चीज़ हमको मालूम था, और रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट में ना तो a है और ना ही z है, मतलब किस न्यूक्लियस का ये निकाला गया वो कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे सोडियम रहता या आयरन रहता, ये रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में देखिए ना तो a आ रहा है और ना ही z आ रहा है। मतलब कोई सा भी न्यूक्लियस हो, हर किसी का डेंसिटी इतना ही मिलना है, मतलब चाहे वो न्यूक्लियस हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, लिथियम का हो, बेरिलियम का हो, सोडियम का हो, मैग्नीशियम का हो, आयरन, जिंक, कॉपर, यूरेनियम, किसी का भी न्यूक्लियस को अगर उठाकर देखा जाए तो वैसे केस में हर किसी का डेंसिटी सेम मिलने वाला है, सेम। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस of all nuclei are same. It is independent of the property of element. एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या मास नंबर है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता डेंसिटी को। सारे न्यूक्लियाई के लिए डेंसिटी सेम होते हैं। तो फिर एक हमारे पास छोटा सा सवाल है, आप लिख लीजिए उसको। calculate mass number of that nuclei whose radius is half
ऑफ द रेडियस ऑफ जर्मेनियम 72। तो ये एक सवाल है आप करके देखिए क्या आता है आंसर। आई गेस आंसर आ गया होगा। मास नंबर पूछ रहा है एक वैसे न्यूक्लियाई का जिसका रेडियस जर्मेनियम के रेडियस का आधा है। तो हमारे पास रेडियस को लेकर कोई वर्किंग फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है, R बराबर आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर जर्मेनियम की बात करी जाए तो उसका रेडियस, अच्छा नए वाले एलिमेंट का रेडियस, अगर पहले जर्मेनियम लिख रहे हैं, जर्मेनियम का रेडियस अगर R है तो ये R नॉट, ये 72 पावर 1/3, ये फॉर जर्मेनियम। जिस एलिमेंट की बात की जा रही है उसका रेडियस डेफिनेटली इसके रेडियस का हाफ होना है, क्योंकि रेडियस इज हाफ। मतलब अगर जर्मेनियम का रेडियस R है तो अननोन एलिमेंट का रेडियस R/2, उसका आधा R नॉट, ये तो कांस्टेंट है, हर न्यूक्लियाई के लिए वही होना है। उसका मास नंबर नहीं पता तो मान लेते हैं A पावर 1/3। एक काम कीजिए, यहाँ से A निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए। बहुत सिंपल सवाल था ये। 1 डिवाइडेड बाई 2, R डिवाइडेड बाई R/2, ये 2, R नॉट कैंसिल, ये हो गया 72 डिवाइडेड बाई A टू द पावर 1/3, क्यूबिक दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए तो ये 8, ये 72 डिवाइडेड बाई A, दिस गिव्स अस A बराबर 9। 9 मास नंबर कौन सा एलिमेंट का होता है? आई गेस ये बेरिलियम है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 9 मास नंबर तो बेरिलियम का है। मतलब जितना रेडियस जर्मेनियम के न्यूक्लियस का है उसका आधा रेडियस बेरिलियम के न्यूक्लियस का होगा। तो ये अपना वर्किंग फॉर्मूला ये याद रखिएगा। तो एक बार जल्दी इसको लिख लीजिए। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं और काफ़ी हाई डेंसिटी है, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के रेंज में डेंसिटी है। और उसके अंदर प्रोटॉन भी हैं, तो आपस में उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी हो रहा होगा, तो फिर वो टूट क्यों नहीं जाता? तो इसका कारण है कि उनके पास एक और भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग लिखेंगे फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। अगर पूछा जाए तो 3 तरह के फोर्स लगेंगे। न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब है। कोई सा भी दो ले लीजिए, इन दोनों की बात करें तो 3 तरह के फोर्स लगने की संभावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तो चूंकि दोनों के पास मास होते हैं, प्रोटॉन का भी अपना मास है, न्यूट्रॉन का भी अपना मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डेफिनेटली लगेगा। तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स होने की उम्मीद है, उम्मीद नहीं है, होना ही है। दूसरा, प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल हैं और उनके बीच का कुछ सेपरेशन है, तो डेफिनेटली उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन के बीच में। ये ग्रेविटेशनल तो किसी में भी लग जाएगा, प्रोटॉन में भी लग रहा होगा, न्यूट्रॉन में भी लग रहा होगा, न्यूट्रॉन में भी लग रहा होगा। तो ग्रेविटेशन तो हर पेयर में लग रहा होगा, क्योंकि उसके लिए केवल मास चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल उन पार्टिकल्स में लग रहा होगा जिनके पास चार्ज है। अगर फंडामेंटली यही दोनों फोर्स होते तो अपना न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये एक रिपल्सिव फोर्स है और हम लोग अपने 11th के नॉलेज से जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से एक गिवन रेंज में। मतलब
फॉर अ गिवन सेपरेशन। और हम लोग क्योंकि अच्छा ये नहीं याद होगा तो ये तो जरूर याद होगा ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है। तो वैसे केस में इन दोनों में ये जीत जाएगा, और अगर ये जीत जाएगा मतलब रिपल्सन जीत जाएगा, और अगर रिपल्सन जीत जाएगा तो क्या ये ऐसे रहेगा या टूट जाएगा? तो वैसे केस में टूट जाएगा। पर अगर ये न्यूक्लियस नहीं टूट रहा, इसका सीधा मतलब है कि इसके भीतर कोई और भी फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसके बारे में अब तक हम लोग को मालूम नहीं है। तो तीसरा फोर्स ये है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, तो इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि ये सब आप पहले से जानते हैं। न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ये नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक है कि इसको लगने के लिए मतलब पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए, और ये केवल न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही लगता है। मतलब इट एक्ट्स एमंग न्यूक्लियॉन्स ओनली। न्यूक्लियॉन्स ओनली कहने का मतलब है या तो प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लग रहा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लग रहा होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग रहा होगा। मतलब कोई सा भी एक पेड़ उठा लीजिए, इनके बीच में लग रहा होगा। इट इज अट्रैक्टिव इफ सेपरेशन between nucleons, it is attractive if separation between nucleons is of the range of 0.8 angstrom, 0.8 fermimeter to 3 fermimeter। तो कभी कभी बुक में जाएंगे तो ये डेटा चेंज कर देता है, क्योंकि इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल लिखे जाते हैं, तो आप किताब को बदलेंगे तो अलग अलग बुक्स में ये डेटा चेंज करता है। लेकिन 1 2 1 फर्मीमीटर 2 फर्मीमीटर आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए, उस रेंज में जरूर मौजूद होगा, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन 1 फर्मीमीटर 2 फर्मीमीटर इसी के बीच में रहता है। तो सेफ्टी के लिए 0.8 फर्मीमीटर से 3 फर्मीमीटर हम लिखे हैं। कोई बुक जो कि हम देखे हैं 0.5 फर्मीमीटर से 0.5 फर्मीमीटर से 5 फर्मीमीटर भी लिखता है, पर ज़्यादा ऑथेंटिक हमको यही लगता है 0.8 फर्मीमीटर टू 3 फर्मीमीटर। तो इस बीच में ये अट्रैक्टिव है। और अब अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन इससे ज़्यादा कर दिया जाए तो ये बहुत तेजी से घट जाता है। देखिए इस रेंज में ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, ध्यान रखिएगा। जब तक इस रेंज में है तब तक ये अट्रैक्टिव है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितना ये रिपेल करता है उससे ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर रखा है। इस वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है, न्यूक्लियस वहाँ फंसा हुआ है, सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे में अटके पड़े हैं, एक दूसरे को छोड़कर वापस बाहर नहीं जा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीच का सेपरेशन कुछ भी कर दीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहेगा, नहीं, इस रेंज में स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाहर जाइएगा तो फटाक से खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिख लीजिए इट डिक्रीजेज वेरी रैपिडली if separation between nucleons further increases and becomes zero and becomes almost zero एट से 100 फर्मीमीटर, 100 फर्मीमीटर तक आते आते ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है।
तो इस रेंज में ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और उसके बाद एकदम शार्प गिरता है, बहुत तेजी से गिरता है और ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। लेकिन इससे छोटा रेंज 0.8 फॉर्मीटर से अगर कम सेपरेशन कर दिया जाए तो वैसे केस में फोर्स रिपल्सिव भी हो जाता है। तो ये भी इसकी एक खासियत है। तो लिख लीजिए, अगर सेपरेशन फर्मियॉन्स के बीच में बिटवीन फर्मियॉन्स नहीं, सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स अगर लेस देन 0.8 फर्मीमीटर है तो वैसे केस में इट बिकम्स रिपल्सिव, इट बिकम्स रिपल्सिव, ये रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। मतलब इस रेंज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके बाहर जाते ही ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और इससे कम आते ही ये रिपल्सिव हो जाता है। रिपल्सिव होना का कहने का मतलब ये तो न्यूक्लियस को और अनस्टेबल कर देगा। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन जनरली इसी रेंज में रखा जाता है, मतलब इसी रेंज में नेचुरली होता है। वो हम आप क्या रखेंगे, वो नेचुरली उसी रेंज में होता है। अब अगर यहां पे दो प्रोटॉन हैं, इनके बीच का सेपरेशन 1 फर्मीमीटर है, 1 फर्मीमीटर, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इनके बीच का भी सेपरेशन 1 फर्मीमीटर, 2 न्यूट्रॉन है, इनके बीच का भी सेपरेशन 1 फर्मीमीटर, मतलब तीनों के बीच का सेपरेशन सेम है 1 फर्मीमीटर। और चूंकि एक ही डिस्टेंस है तो वैसे केस में जो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स वो तीनों के केस में सेम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और तीनों केस में सेपरेशन सेम है। इस कारण तीनों ही पेयर पे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स सेम होंगे। तो मतलब इस केस में न्यूक्लियर फोर्स विल बी सेम ऑन ऑल 3 केसेस, न्यूक्लियर फोर्स विल बी सेम ऑन ऑल 3 केसेस। लेकिन अगर नेट फोर्स की बात करी जाए, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3 कह लेते हैं। नेट अट्रैक्टिव फोर्स, तो क्या आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम किस में होगा? तो सबसे कम इसमें होगा। ऐसे सोचिए कि अट्रैक्टिव मान लीजिए 100 न्यूटन है, मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं। अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स तीनों केस में 100 न्यूटन है, लेकिन यहां पे तो इनके पास चार्ज भी है, इस वजह से यहां पे एक रिपल्सिव फोर्स भी रहा होगा। और अगर वो रिपल्सिव फोर्स 10 न्यूटन है तो ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स यहां पे 90 न्यूटन है, जबकि यहां पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहां पे नेट अट्रैक्टिव तो 100 ही है, यहां भी नेट अट्रैक्टिव 100 ही है। मतलब वैसे केस में दूसरा बराबर तीसरा और दिस इज ग्रेटर देन पहला वाला। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन द रेंज ऑफ 1-2 फर्मीमीटर आपका न्यूक्लियर फोर्स दिस इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट इज ऑलमोस्ट 10 पावर 36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अपने रेंज में न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड लगभग 100 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से, और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से ऑलमोस्ट 10 पावर 6 टाइम्स ज्यादा, 10 पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आपको जितने भी रिजल्ट इफेक्ट्स देखने हैं आप इन्हीं दोनों पे देखिए। ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर के केस में किसी काम का नहीं है। तो एक बात और यहां से सामने आ गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है, आप लिख लीजिए। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये डिपेंड किस पे करता है?
it only depends on separation between them. It only depends on separation between them. तो ये न्यूक्लियर फोर्स को लेकर कुछ खास पॉइंट्स थे, आप इनको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इनको याद भी रखिएगा, ऐसा नहीं कि इनको केवल लिख लेना है, इनको याद भी रखिएगा। इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स। इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स। 11th में बताया था सेंट्रल फोर्स किनको कहते हैं, मतलब जो पोजीशन के फंक्शन में होते हैं उनको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स ये भी सेंट्रल फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल नेचर का नहीं होता। तो ये इसके बारे में कुछ खास बातें थी, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। अभी हम लोग मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में समझेंगे कि मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो अब सोचिए कि अगर हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, इस एटम का जिसके पास Z प्रोटॉन है, मतलब मास ऑफ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z है, ये अगर इसका X का न्यूक्लियस है, तो इन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके अगर ये बना है, तो आप कितना मास एक्सपेक्ट करेंगे इस न्यूक्लियस का? एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस। ये कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको 40 रुपया पापा देते हैं, 50 रुपया मम्मी देते हैं, तो टोटल आपके पास कितना रुपया एक्सपेक्ट किया जाए? तो 40 + 50 90। ठीक वैसे ही अगर ये न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, तो क्या आप बता पाएंगे कि इसका कितना मास एक्सपेक्ट किया जाए? तो प्रोटॉन की संख्या Z है, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इतना मास प्रोटॉन कंट्रीब्यूट किया न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन की संख्या A-Z है और इतना मास न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो टोटल इतना मास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस न्यूक्लियस का होना चाहिए। हम आप हर कोई यही मास एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ये बिल्कुल वही है कि ये 40 रुपया पापा ने कंट्रीब्यूट किया था, 50 रुपया मम्मी ने कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल आपसे 90 का एक्सपेक्टेशन किया गया था कि आपके पास 90 रुपये होंगे। और यहाँ पे Z प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास हम लोग Mp लिख रहे हैं अब, तो Z इंटू Mp। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z अभी थोड़े पहले देख चुके हैं हम लोग। और एक न्यूट्रॉन का मास अगर Mn लिखा जाए, तो इतना मास उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का एक्सपेक्ट किया जाएगा, इतना उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन का एक्सपेक्ट किया जाएगा, तो टोटल न्यूक्लियस का मास इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये एक्सपेक्टेड मास है जो कि थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया, एक्चुअल मास या कैलकुलेटेड मास जो कि आप लैब में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक तो तरीका है कि उस एटम का टोटल मास निकाल लीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का एक एटम लेके तौल लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप एक मोल तौलिए और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लीजिए। पर थ्योरेटिकली स्पीकिंग कि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, सोडियम के एक एटम को तौल लीजिए। अब अगर उसको आप तौले हैं, तो क्या केवल न्यूक्लियस का मास आया या फिर बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स 11 घूम रहे हैं उसके भी मास आ गए? पर यहां पे तो केवल न्यूक्लियस का मास लिखना है, तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का मास
कितने इलेक्ट्रॉन का मास, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो माइनस ZMe इतना मास आपको कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा। एक बार दोबारा समझिएगा, एक्सपेक्टेड मास क्या है, तो एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस में पहले आप ये देखिए कि वो न्यूक्लियस बना किससे है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन की संख्या Z, इसलिए इतना मास का कंट्रीब्यूशन रहा प्रोटॉन के कारण। न्यूट्रॉन की संख्या A - Z, तो इतने मास का कंट्रीब्यूशन रहा उसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के कारण। तो दोनों चूंकि एक ही न्यूक्लियस में है तो टोटल इतना मास होना चाहिए था। और अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये एलिमेंट नेचर में बना हुआ है, तो हम लोग उसके एक एटम को तौल लिए। एटम को तौलना मतलब न्यूक्लियस भी तौल लिया गया और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो तौल लिए गए। तो चूंकि न्यूक्लियस का मास लिखना है तो उसमें ये हटा दीजिए, तो ये आपका है कैलकुलेटेड मास। कायदे से दोनों सेम होना चाहिए था, लेकिन ये देखा गया कि दोनों के बीच में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। तो यहां पे चूंकि दोनों सेम नहीं है, मास का अंतर है, तो जितने मास का अंतर होता है उसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। इतने मास का डिफेक्ट है, इसको हम लोग डेल्टा M लिखते हैं। और ये मास डिफेक्ट हमेशा एक्सपेक्टेड मास माइनस कैलकुलेटेड मास, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा या कम होगा। तो एक बार सोच के देखिए कि अभी जो एग्जाम्पल ले रहे थे कि 40 रुपया पापा कंट्रीब्यूट किए हैं, आपको दिए हैं, 50 रुपया मम्मी कंट्रीब्यूट की है, तो एक्सपेक्टेशन 90 का है, तो आपके पास 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। 90 से कम हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप 2, 4, 5 रुपया अपने छोटे भाई को दे दिए। मतलब इसी प्रोसेस के बीच में जब पापा मम्मी पैसे दे रहे थे तो उनके बीच में थोड़ा सा 2-4 छोटा भाई पैसा मांगने आया, आप उसको 5 रुपया दे दिए। तो वैसे केस में आपके पास टोटल 85 रहेगा। 90 से ज्यादा ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कहीं से इनटेक नहीं हो सकता, कहीं और से आपके पास आ नहीं रहा है। तो वैसे केस में टोटल मास जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो आपके पास मिला है, जो मतलब जितने पैसे आपके पास हैं और जितने आए थे, जो हैं वो एट मैक्स उसी के बराबर हो सकता था जितने आए। तो एक्सपेक्टेड मास ऑन द सेम एनालॉजी हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मास माइनस कैलकुलेटेड, अगर कोई डिफेक्ट हुआ है तो ये आपका मास डिफेक्ट है, m एक्सपेक्टेड माइनस m कैलकुलेटेड। अब ये तो यहां पे आ गया है, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये मास डिफेक्ट है। अब बात है कि ये मास में डिफेक्ट क्यों हुआ, मास बराबर क्यों नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि जब न्यूक्लियस बन रहे थे तो वैसे केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब इन्फिनिटी से चलकर एक जगह पे आए होंगे, तो वैसे केस में अचानक से उनके कुछ मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो गया और वो उस न्यूक्लियस को छोड़कर चले गए, और इस वजह से वो आपस में बाइंड हो गए, क्योंकि उनको छोड़कर कुछ एनर्जी जा चुका है। तो डिफेक्ट का मेन कारण यही है कि कुछ मास न्यूक्लियस बनने के प्रोसेस में एनर्जी में कन्वर्ट होकर न्यूक्लियस को छोड़कर चले गए, और यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से न्यूक्लियस अब तक बंधा हुआ है। क्योंकि जब तक एनर्जी जो बाहर जा चुका है उसको आप लौटाएंगे नहीं, वो न्यूक्लियस बिखरेगा नहीं। मतलब अगर उस न्यूक्लियस को तोड़ना है, सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करना है, तो जो एनर्जी छोड़कर गया है उसको आप दोबारा लाके उसको दे दीजिए, तो उसके सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिखर जाएंगे। मतलब ये वो एनर्जी है जो कि उस न्यूक्लियस को बाइंड करके रखे हुए है, बिल्कुल बांध के रखे हुए है, और इसी वजह से इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी है। और ये क्यों है, ये मतलब सबसे पहले ये समझ में आ गया हो कि मास डिफेक्ट क्यों हुआ। तो मास डिफेक्ट के कारण ही अपना न्यूक्लियस बंधा हुआ है। अगर ये मास डिफेक्ट नहीं होता तो कोई भी न्यूक्लियस बंधा हुआ नहीं होता, तो मतलब हमारे पास न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो ये मास डिफेक्ट है। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना पड़े, एक बार जल्दी से आप इसको लिख लीजिए।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? बाइंडिंग, इट इज द एनर्जी released, it is the energy released during the formation of न्यूक्लियस के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि मास घट गया। और आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला बताया था मास एनर्जी कन्वर्जन का, कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है mc² फॉर्मूले से। तो इतना मास कम हो गया, मतलब इतने मास के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी डेल्टा m इंटू c², इतना एनर्जी रिलीज हो गया। आइंस्टाइन का मानना था, उन्होंने बताया था कि एनर्जी इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ, सॉरी, मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंडेंस कर दीजिए तो आपको मास मिलेगा। तो ये इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला आप जानते भी होंगे बचपन से, E = mc²। अभी यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। या फिर इसको हम एक तरीके से और भी बोलते हैं कि अगर इतना एनर्जी छोड़कर चला गया तब जाकर न्यूक्लियस बंधा हुआ है, तो अगर इतना एनर्जी उसको लौटा दिया जाए तब तो न्यूक्लियस बिखर जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा। तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका यह भी है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच शुड बी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट इट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दोबारा सुनिएगा, एक न्यूक्लियस को जितना एनर्जी सप्लाई किया जाए ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिसइंटीग्रेट हो जाए, वही एनर्जी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिए, और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट a nucleus. It is the amount of energy required to disintegrate या separate the nucleus. Disintegrate करने का मतलब to break into proton and neutron, अलग अलग कर देना। अगर सोडियम की बात करें, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो इन 2300 को अलग अलग कर देना है, कोई एक दूसरे के साथ ना रहे, सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। तो वो करने के लिए आपको जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और आइंस्टाइन के अनुसार बाइंडिंग एनर्जी क्यों आया? क्योंकि कुछ मास जो कम हो गया था ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मास डिफेक्ट निकालने के लिए जनरली हम लोग AMU का यूज करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इफ डेल्टा M अगर 1 AMU हो जाए, मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाए, तो वैसे केस में आपका बाइंडिंग एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। मतलब 1 AMU का मास डिफेक्ट, 1 AMU कहने का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम का मास डिफेक्ट। आप देखिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन न्यूक्लियर चेंजेज में। और यहीं से फिर साइंटिस्ट को ये एक हिंट मिला कि अगर बहुत खतरनाक बॉम्ब बनाना है तो उस बॉम्ब को न्यूक्लियर चेंजेज वाले प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी न्यूक्लियर चेंजेज में रिलीज होते हैं। तो यहीं से फिर आगे कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। ये सब न्यूक्लियर चेंजेज की वजह से एनर्जी निकलते हैं और इसकी वजह से बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत डैमेजिंग होते हैं। तो ये एक डेटा है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी निकालना है कभी, तो हम लोग सीधे डेल्टा M इन AMU निकाल लेंगे,
मतलब मास डिफेक्ट तो निकालना पड़ेगा, लेकिन उसको एएमयू निकालेंगे और उसको 931.5 से सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर लिख देंगे। तो इसलिए ये, क्योंकि एक एएमयू के करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी है, तो आप डेल्टा एम को जब भी सवाल आए, वैसे ये सब्जेक्टिव सवाल बनते हैं जो कि आपसे जब भी पूछेगा तो एडवांस में पूछेगा, आईआईटी एडवांस में, मेन में इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। कैलकुलेशन का, जहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन का मास देगा, न्यूट्रॉन का मास देगा, इलेक्ट्रॉन का मास देगा, तब जाकर आप डेल्टा एम निकालेंगे, तब जाकर आप इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तब मतलब ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। तो जनरली इस तरह के सवाल को अवॉइड किया जाता है, लेकिन अगर देता भी है तो ये पहले के ज़माने में कभी एडवांस में दिया करता था। अदरवाइज अब तो सीधे इस तरह के सवाल से बचता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो फिर भी अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम लोग डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एएमयू में, और सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हम मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। अब एक बात तो मालूम चल गया कि कोई सा भी न्यूक्लियस हो, हर किसी का अपना बाइंडिंग एनर्जी रहा होगा, क्योंकि जब ये न्यूक्लियस बना होगा तो डेफिनेटली उसको बनने में कुछ तो मास डिफेक्ट होगा, क्योंकि मास डिफेक्ट नहीं होगा तो न्यूक्लियस बाइंड ही नहीं हो पाएगा, वो आपस में एक साथ रह ही नहीं पाएंगे। तो हर न्यूक्लियस को बनने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी उसको छोड़कर गया होगा। अब किसी न्यूक्लियस से ज़्यादा एनर्जी गया होगा, किसी से कम गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा उस एस्पेक्ट पे आते हैं। जैसे ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है X या A मान लेते हैं, इसका बाइंडिंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और निकल गया इसके न्यूक्लियस से, तब जाकर इसका न्यूक्लियस B बन गया। न्यूक्लियॉन्स की संख्या में कोई कमी नहीं आई, न्यूक्लियॉन्स उतने ही हैं, लेकिन A उसका बाइंडिंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहां से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निकल गया और ये B बन गया। तो क्या आप बता सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B ये कितना होगा? सोच के बताइए थोड़ा, तब तक नीचे मिटाते हैं। न्यूक्लियस A जिसका खुद का बाइंडिंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसके न्यूक्लियस से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल जाता है और स्टेबल न्यूक्लियाई B बनाया, तो B का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? तो आप में से शायद यही आंसर आ रहे होंगे, या तो 120 आ रहा होगा, या फिर 100 आ रहे होंगे, या फिर 80 आ रहे होंगे। ये आंसर तो शायद नहीं होगा किन्हीं का, और अगर ये आंसर है तो आप दोबारा बाइंडिंग एनर्जी को समझिए। ये आंसर जितने भी लोगों का है, आप सब बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि ए वाले न्यूक्लियस की बात करी जाए तो जब ये न्यूक्लियस बना था तो इसको ऑलरेडी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ के जा चुके थे। मतलब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो तभी निकल गया था जब उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में जमा हुए थे, और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निकला। तो 100 पहले निकला, 20 अभी निकला, तो टोटल कितने निकल गए? 120। तो बाइंडिंग एनर्जी B का 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ना कि 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी को समझिए, न्यूक्लियस को बनने के प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हो गया। तो जब A बना था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब जमा होकर A के न्यूक्लियस बना रहे थे, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसी वक्त रिलीज हो चुका था। 20 और निकल गया न्यूक्लियस से, तो टोटल न्यूक्लियस से तो 120 निकल गया ना, तब जाकर आपको क्या मिलता है? B। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस को बनाने के लिए न्यूक्लियस से 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी निकला। मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई B इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, लोग 80 टिक कर देते हैं कि 100 इसका था, 20 निकल गया, तो 100 में से, अरे इसमें से 20 थोड़ा ना गया, आपको तो जोड़ना है ना। 100 पहले ही निकला हुआ था, 20 और निकला, टोटल 120। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, थोड़ा बचिएगा इन चीज़ों से। तो थोड़ा मिटाते हैं इसको।
अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी उसके बाइंडिंग एनर्जी के बदलाव के कारण निकलते हैं। जैसे आप इन रिएक्शंस को देखिएगा, ए रिएक्ट होके बी बन रहा है और साथ ही साथ कुछ एनर्जी निकल रहा है क्यू, इसको क्यू वैल्यू भी हम लोग कहते हैं। तो क्या आप बता पाएंगे क्यू किसके बराबर होगा? अगर क्यू लिखिए या फिर एनर्जी लिखिए, एक ही बात है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में एनर्जी को हम लोग क्यू वैल्यू कहते हैं। क्यों बोलते हैं नहीं मालूम, बस बोलने का एक तरीका है, बोल रहे हैं। जैसे इसको टी शर्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं नहीं मालूम। बचपन में हमको सिखाया गया होता है ये धोती है, इसको धोती बोल रहे होते हैं। बस अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग टर्म्स, अलग अलग नोटेशंस होते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी को क्यू वैल्यू के नाम से डिनोट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी एनर्जी को क्यू से ही लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यू को चार्ज सिंबल देते हैं, मतलब अब चार्ज नाम देते हैं। तो हर एक चैप्टर में अलग अलग नोटेशंस हैं। अब सोचिए ए से बी क्यों बना? डेफिनेटली स्टेबिलिटी की बात रही होगी। अगर कोई सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो वो एनर्जी क्यों रिलीज करेगा? वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। कोई भी रिएक्शन तब हो रहा होता है जब उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा हो। मतलब अभी सोचिए कि अगर एक बॉल एकदम गड्ढे में रख दिए हैं तो वो ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी सबसे स्टेबल पोजीशन पे है। लेकिन उस गड्ढे से थोड़ा ऊपर रख दिए तो उसके बाद चांस रहेगा नीचे जाए, क्योंकि वो अनस्टेबल जगह पे है तो स्टेबल में जाने का चांस रहेगा। तो यही बात यहां पे है कि अगर रिएक्शन ए से बी हो रहा है तो डेफिनेटली ए और बी के न्यूक्लियाई में बी का न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी हमेशा उस डायरेक्शन में बढ़ता है जिस तरफ रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में बढ़ता है जिस तरफ उसका स्टेबिलिटी बढ़े। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ना ये तभी पॉसिबल है जब उसके न्यूक्लियस से ज्यादा एनर्जी छोड़कर गया हो। मतलब यहां पे न्यूक्लियस से कम एनर्जी गया होगा और यहां पे न्यूक्लियस से ज्यादा एनर्जी गया होगा, तो जो एनर्जी निकला है वही एनर्जी आपको यहां पे दिख रहा है। तो ये ज्यादा एनर्जी में से आपको कम एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्यू वैल्यू कभी पूछे कि कितना एनर्जी निकला, तो फटाक से देखिए ना कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी न्यूक्लियाई कितना है माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियाई कितना है। मतलब प्रोडक्ट के बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी घटा लीजिए, जो अंतर आता है वही आपको एनर्जी के फॉर्म में आपको दिख रहा होता है। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि ये एक न्यूक्लियाई डिसोसिएट होकर दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गए और साथ ही साथ कुछ एनर्जी निकला। तो क्या बता सकते हैं कितना क्यू वैल्यू है, कितना एनर्जी निकला? तो ये प्रोडक्ट में बी है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, लेकिन ऐसे ऐसे दो हैं तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इतना रहा होगा ना, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए। बहुत बार एसोसिएशन भी हो जाता है, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स न्यूक्लियाई मिलके, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना दिया और उसमें कुछ एनर्जी निकला। तो क्या आप बता पाएंगे कि इस केस में बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, लेकिन इधर तो दो एटम है ना, दो न्यूक्लियाई। अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है 2a प्लस बी बराबर 3c प्लस 4d और प्लस कुछ एनर्जी क्यू वैल्यू, तो क्या बता पाएंगे इस केस में हम बाइंडिंग एनर्जी क्यू वैल्यू क्या लिखेंगे? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ c इंटू 3 प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ d इंटू 4, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गया आपके प्रोडक्ट का। उसमें से माइनस कर लीजिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a, दो न्यूक्लियाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, ये बीच में माइनस लगा दीजिए। प्रोडक्ट के बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी घटा लीजिए, आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन में जो एनर्जी आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब सोचिए बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमेशा आपको मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, तो जब तक आप मास डिफेक्ट नहीं निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे। अब यहां पे एक बात है कि ये कोई न्यूक्लियाई ए है और ये दूसरा न्यूक्लियाई बी है। अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी
100 है और इसका बाइंडिंग एनर्जी 60 है, इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 10 है और इसके पास न्यूक्लियॉन्स की संख्या 5 है। मतलब इसका 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं ए और बी। ए का बाइंडिंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जबकि उसके पास न्यूक्लियॉन्स की संख्या 10 है। बी का बाइंडिंग एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जबकि उसके पास न्यूक्लियॉन की संख्या 5 है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी को पैरामीटर बनाया जाए तो ए का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है बी से, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए का न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल है बी के न्यूक्लियाई से? तो नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पैरामीटर नहीं होता स्टेबिलिटी का, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये पैरामीटर होता है। एक न्यूक्लियॉन को रोकने के लिए कितना एनर्जी निकला, दिस इज द पैरामीटर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। समझिएगा, एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस में बांधे रहने के लिए कितना एनर्जी निकला, ये पैरामीटर होता है बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का। तो यहां पे अगर देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये इसके लिए कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे कितना आ जाएगा 60/5 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक न्यूक्लियॉन को उस न्यूक्लियस में बांधे रहने के लिए ए न्यूक्लियस के केस में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़े, ये निकल गया है, और बी वाले के केस में 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गया एक न्यूक्लियॉन के लिए। तो डेफिनेटली एक न्यूक्लियॉन के बेसिस पे देखा जाए तो ये वाला ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। इससे मतलब यहां पे हम ये बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस B is more than the stability of nucleus A। मतलब नटसेल में अगर बात करी जाए शॉर्ट में, तो बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं होता। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है। तो बहुत कॉमन मिस्टेक यहां भी लोग करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द पैरामीटर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इस सेंटेंस को लिख के आज का क्लास एंड करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन is the parameter for stability of nucleus, for stability of nucleus। तो एक बार आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो इनमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे पहले ही। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगले लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल का थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या चेंजेज होते हैं जिनकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। ठीक वैसे ही बीटा पार्टिकल के लिए न्यूक्लियस में किस तरह के चेंजेज होने चाहिए। तो अगले क्लास में हम लोग का पूरा लेक्चर इन्हीं सब बातों पे के बारे में फोकस रहेगा। के कैप्चर क्या होता है। एक और बात, एक इसमें छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मतलब 9th 10th में आप पढ़े होंगे, थ्योरेटिकल सा पार्ट है। आप किसी भी बुक को लेकर एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिए और उसका कुछ 2-4 बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, मतलब 2-4 मेन पॉइंट्स कि क्या आपका कंट्रोल रॉड्स होते हैं, क्या आपका फ्यूल्स होते हैं, क्या आपका कूलेंट होता है, क्रिटिकल
क्रिटिकल मास क्या है, रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है, तो ये सब एक बार आप देख लीजिएगा, किसी बुक को खोल के पढ़ लीजिए। कंप्लीट थ्योरी है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं डाउट रह जाएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। पर अगले लेक्चर में हम लोग इसका अल्फ़ा बीटा गामा एमिशंस कैसे होते हैं न्यूक्लियस में, किस तरह के चेंजेस की वजह से ये सब रेडिएशंस निकलते हैं और ये सब बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं, तो हम लोग का पूरा लेक्चर इस बात पे कंसंट्रेट रहेगा। और उसके बाद वाला लेक्चर तो हमारा मैथमेटिकल पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्टैटिस्टिकली नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स कैसे बदल रहे हैं, कि अगर ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब उसके न्यूक्लियस टूट रहे हैं दूसरे न्यूक्लियस में, तो इतने देर के बाद, इतने टाइम बीत जाने के बाद उसमें कितने न्यूक्लियस ये एक्टिव हैं, कितने टूट चुके हैं। तो ये सब उसके बाद स्टैटिस्टिकल या फिर मैथमेटिकल हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। बेसिकली स्टैटिस्टिकल अप्रोच रहेगा उसमें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।